हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम कुषाण वंश के बारे में देखेंगे। क्योंकि हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु वंश, चेदी वंश, हिंद यवन जिसमें इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन या पहलव वंश के बारे में हमने देख लिया था। तो चूंकि आज हम यहाँ पर कुषाण वंश की चर्चा करेंगे तो देखते हैं कुषाण वंश शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले जो है कुषाण परथियाई लोगों के बाद कुषाण आए जिन्हें यूची, तो यूची अगर कहीं नाम आता है तो वो कुषाण ही है, या तोचे रियन, तो इनका एक ये भी नाम मिलता है, या तोखारी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान चीन की सीमा पर स्थित चीनी तुर्किस्तान था। कालांतर में यूची कबीला 5 भागों में बट गया। इन्हीं में से एक कबीला ने भारत में कुछ भागों पर शासन किया था। और यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में कुछ इस तरह से हमें कुषाण साम्राज्य का जो फैलाव है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये भारत का एरिया है जहाँ पर जो कुषाण साम्राज्य था वो फैला हुआ था। अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से साम्राज्य या फिर कौन से राजा यहाँ पर हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो नाम आता है वो है कुजुल कड़फिसिस का। भारत में सर्वप्रथम कुजुल कड़फिसिस जो 1515 से 64 ईस्वी 15 से 64 ईस्वी में ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। तो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कड़फिसिस ने। इसने क्या किया था? रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा उस पर जो है महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। तो कुजुल कड़फिसिस जो है पहले शासक होते हैं कुषाण वंश के। इन्होंने स्थापना की थी और इन्होंने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। आगे है कड़फिसिस प्रथम के प्रारंभिक सिक्कों के मुख्य भागों पर यूनानी राजा हर्मियस की आकृति तथा और पृष्ठभाग पर उनकी अपनी, जिसका अर्थ यह हुआ कि पहले यूनानी राजा हर्मियस के अधीन कौन थे? कुषाण हुआ करते थे। आगे है विम कड़फिसिस। तो विम कड़फिसिस जो हैं वो अगले राजा हैं कुषाण वंश के। ये भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर हम स्थापना की बात करें तो स्थापना में कुजुल कड़फिसिस का नाम आता है, और अगर हम वास्तविक संस्थापक की बात करें कुषाण वंश की तो विम कड़फिसिस का नाम आता है। उसने बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए थे। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर आता है कि सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? तो विम कड़फिसिस ने। इसने सिक्कों पर एक और यूनानी लिपि और दूसरी ओर खरोष्टी लिपि उत्कीर्ण करवाई थी। यह शैव मत का अनुयायी था। इसने कुछ सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृतियां इन पर मिलती है। मतलब इनके सिक्कों पर जो शिव है, नंदी है, त्रिशूल, इनकी क्या है? आकृतियां मिलती हैं। इसने महेश्वर की उपाधि धारण की थी। तो ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि महेश्वर की उपाधि किस कुषाण वंश के राजा ने धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा हमारा विम कड़फिसिस ने। आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे कनिष्क की। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था जिसने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाता है। तो यहाँ से भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो शक संवत है वो किसने चलवाया था? किस कुषाण राजा ने चलवाया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा कनिष्क। और ये इसका जो डेट है 78 ईस्वी। इसे वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग में लाया जाता है। वर्तमान में शक संवत चैत्र 21 या 22 मार्च से प्रारंभ होता है। कनिष्क की प्रथम राजधानी जो होती है वो पेशावर या पुरुषपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। उसने काशगर, यारकंद,
तथा खोतान पर भी विजय प्राप्त की थी। तो ये शॉर्ट नोट्स हैं, तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे संवत हुआ और इनकी पहली और दूसरी राजधानी कौन थी, यहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है। कश्मीर को जीतकर वहाँ पर कौन सा नगर बसाया था, तो कनिष्कपुर इसके नाम से ही पहचान में आ जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो हमें याद रखने हैं। आगे है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, बुद्ध का भिक्षा पात्र और एक अनोखा कुक्कुट प्राप्त किया था। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। मथुरा में कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है जिसमें उन्हें घुटने तथा चोगा एवं पैरों की भारी जूते पहने हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इस तरह से जो है वो मूर्ति है जो कि मथुरा से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इसके जूते हैं और ये इसका एक लंबा चोगा है जो उसने पहन रखा है। आगे यहाँ पर सिक्कों के बारे में भी है, जहाँ पर इसकी खड़ी मूर्ति है, तो ये भी कनिष्क के समय के सिक्के हैं। आगे हम बात करेंगे, कनिष्क कला एवं संस्कृति साहित्य का महान संरक्षक था, यानी इन्होंने जो है कला और संस्कृति का भी बहुत प्रसार किया। इसके समय में मूर्ति कला की गंधार तथा मथुरा शैली दो का जन्म हुआ, यानी कि गांधार शैली और दूसरा है मथुरा शैली, और दोनों में ही अंतर हम अभी आगे देखेंगे, विस्तार पूर्वक से देखेंगे। इसके दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक जैसे विद्वान निवास करते थे। तो कभी कूट में पूछा जाए कि कौन से व्यक्ति जो हैं वो कनिष्क के दरबार में निवास करते थे, तो पार्श्वनाथ, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो इसके दरबार में निवास करते थे। आगे है, कनिष्क का चीन के शासन पान चाव से युद्ध हुआ जिसमें उसकी क्या हो गई, पराजय हो गई। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द्वितीय अशोक किसको कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा कनिष्क। आगे है, कनिष्क के समय कश्मीर के कुंडलवन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। संगीति के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। चूंकि उनके दरबार में हमने देखा था वसुमित्र और अश्वघोष जो है निवास करते थे। और बौद्ध संगीति इसलिए हुई थी क्योंकि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में बहुत सारे मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इस कारण उनको समाप्त करने के लिए एक बौद्ध संगीति जो है आयोजित की गई थी, जिसमें दो संप्रदाय और उभर कर बौद्ध धर्म में आते हैं, हीनयान और महायान, इसमें विभाजित हो गए थे। अब यहाँ से हम कनिष्क के आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हमें हुविष्क मिलता है, मतलब अगला शासक जो है हुविष्क है। कनिष्क का उत्तराधिकारी हुविष्क, जिसने कश्मीर में हुष्कपुर नामक नगर की स्थापना करवाई थी। इसके सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु की आकृति मिलती है। तो यहाँ पर सिक्कों पर किस प्रकार की आकृति मिलती है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूजीसी नेट में इस तरह के प्रश्न भी आए हुए हैं। कुषाण शासकों ने महाराजा धीराज, भारतीय उपाधि, देवपुत्र चीनी उपाधि, कैसर रोमन उपाधि जैसी उपाधियां धारण की थी। मंदिर बनवाने की प्रथा यानी देवकुल भी प्रारंभ इन्होंने ही की थी, कुषाणों ने ही प्रारंभ की थी। आगे है, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जो कि 124 ग्रेन जारी किए थे, जिसमें सर्वाधिक ताम्र सिक्के चलाने का श्रेय भी किसको जाता है, कुषाणों को ही जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उनके राजा थे कुषाण वंश के, जिन्होंने अपने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिसको हमने यहाँ पर देखा। अब देखेंगे कि कुषाण वंश जो चला था उसकी प्रशासनिक स्थिति कैसी थी। तो प्रशासनिक स्थिति यहाँ पर देखते हैं। शक शासक त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि लेते थे।
कुषाण शासकों ने चीनी शासकों के अनुरूप देवपुत्र की उपाधि क्या थी, धारण की थी। कुषाणों ने राज्य शासन में छत्र प्रणाली चलाई थी। शकों एवं पर्शियन ने दो आनुवंशिक राजाओं के संयुक्त शासन की परिपाटी चलाई थी। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन की प्रणाली प्रारंभ की थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कुषाणों ने प्रांतों में कौन सी शासन प्रणाली चलाई थी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा द्वैत शासन। यूनानियों ने सेनानी शासन, मिलिट्री गवर्नरशिप की परिपाटी चलाई थी। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में कर मुक्त प्रदान भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। यानी कि शक शासक ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को क्या किया था, कर मुक्त भूमि प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी। सातवाहनों के समय नानाघाट अभिलेख भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो नानाघाट अभिलेख जो है भूमिदान का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण है, जो कि सातवाहनों के समय का है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आर्थिक स्थिति की। चूँकि ये मौर्योत्तर काल के जो राजवंश हुए हैं, वंश चले हैं, साम्राज्य हुए हैं, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर आर्थिक स्थिति के बारे में देखेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार। आर्थिक रूप से इस काल का उज्जवल पक्ष है वाणिज्य व्यापार की प्रगति। इस काल में वाणिज्य एवं व्यापार की उन्नति का प्रमुख कारण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नए वर्गों का उदय, जैसे कि रोम, चीनी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ व्यापारिक संबंध एवं मानसून की खोज यहाँ पर इम्पोर्टेंट थी। कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखा हुआ था। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि कुषाणों ने चीन से ईरान तथा पश्चिम एशिया तक जाने वाले रेशम मार्ग पर क्या कर रखा था, अपना नियंत्रण बनाए हुए थे। यह मार्ग उसके साम्राज्य से गुजरता था। तो रेशम मार्ग जो है इनके ही साम्राज्य से गुजरता था, जिस कारण से उन्होंने इस पर पकड़ बना के रखी हुई थी। सिल्क मार्ग आय का सबसे बड़ा उस समय क्या हुआ करता था, स्रोत हुआ करता था। तो इस कारण ये कुषाण वंश बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जो सबसे बड़ा आय का स्रोत है उस पर ही इन्होंने क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। ईसा की पहली सदी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाले मानसून हवाओं की जानकारी दी थी। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि ईसा की पहली शताब्दी में ही हिप्पालस नामक एक ग्रीक नाविक था जिसने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की जानकारी दी थी, जिससे पश्चिमी एशिया के बंदरगाहों से व्यापार और अधिक सुगम हो गया। ईसा की पहली शती से व्यापार मुख्यतः समुद्री मार्ग से ही होने लगा था। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे पूर्व अधिकतर व्यापार स्थल मार्ग से होते थे। तो यहाँ पर क्या है कि अभी तक जितने व्यापार हो रहे थे वो सारे के सारे जो है स्थल मार्ग से हो रहे थे। अब जो कुषाण है अब जो ये पहली शताब्दी है, इस समय से क्या हो गए, समुद्री मार्ग से जो है व्यापार होने लग गया था। आगे हम बात करेंगे भारत और रोम व्यापार की। तो प्रथम शताब्दी में अज्ञात यूनानी नाविक ने अपनी पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी नामक पुस्तक में भारत तथा रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का विवरण दिया था। प्लिनी ने प्रति वर्ष रोम से भारत में जाने वाले सोने की भारी मात्रा के लिए दुखद प्रकट किया था। तो ये कौन कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्लिनी के लेखन से हमें पता चलता है। अरिकामेडू को पेरिप्लस ऑफ द एथेरियन सी ने पेडोक नाम से संबोधित किया था। तो अरिकामेडू को क्या नाम बताया है, पेरिप्लस ऑफ द सी एथेरियन सी ने पेडोक नाम से संबोधित किया है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगर हम बात करें इसी समय
इसी काल में भारत और रोम के बीच व्यापार विकसित अवस्था में था। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था, यानी जो व्यापार है वो भारत के पक्ष में था। और रोम से मुख्यतः स्वर्ण मुद्राएं क्या होती थी, प्राप्त होती थी। रोमवासी मुख्यतः मसाले का आयात करते थे। काली मिर्च को यवन प्रिय कहा जाता था। तो काली मिर्च की शब्दावली जो है वो यवन प्रिय मिलती है इस समय। आगे है रोम को निर्यातित प्रमुख वस्तुएं जैसे कि मसाले, काली मिर्च, मोती, मलमल, हाथीदांत की वस्तुएं, इत्र, चंदन, कछुए की खोपड़ी, केसर, जटामासी, हीरा, रत्न, तोता के बाद है चीता, शेर, इन सभी का क्या होता था, निर्यात किया जाता था। आगे है रोम से आयात, मतलब रोम से जो चीज़ें आती थी प्रमुख वस्तुएं, शराब के 2 हत्थे, कलश, शराब, सोना एवं चांदी के सिक्के, पुखराज, टिन, तांबा, शीशा, लाल चमकीले अर्टेटाइन मृदभांड, तो ये सारे हैं, ये रोम से आते थे। भारत में चीन से कच्चे रेशम के धागे, रेशमी वस्त्र मंगाता था। भड़ोच यानी भृगुकच्छ बंदरगाह से इन वस्तुओं का निर्यात पश्चिमी देशों को किया जाता था। तो चीन से क्या क्या चीज़ें आती थी ये भी जो है हमें देखने को मिलती हैं। वो भी कौन सी पुस्तक से, तो हमारी जो पुस्तक है वो है पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी से। इन सब का जो है कौन सी चीज़ें निर्यात होती थी, कौन सी आयात होती थी, इन सभी का विवरण हमें देखने को मिलता है। वो भी कौन सी, पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी। और इसका जो लेखक है वो अज्ञात है, मतलब पता नहीं है, और ये एक यूनानी द्वारा लिखा गया था। आगे है अरब और मिस्र से घोड़े लाए जाते थे। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाह की हम बात करें तो ये बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर पूछते हैं कि पश्चिम का बंदरगाह कौन सा था, पूरब का कौन सा था और दक्षिण का कौन सा था। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि मौर्योत्तर काल प्रमुख बंदरगाह सोपारा जो कि पश्चिमी घाट पर स्थित था, भड़ोच गुजरात, देवल यानी सिंध, पेलूरा उड़ीसा तट, चौल, नौरा, टिंडिस, मुजरिस यानी केरल तट, कोरकई, पुहार, कावेरी पत्तनम, नगफ्तनम तमिल तट, मूसलीपत्तनम, कोंकेड, साइला और निट्रिग यानी आंध्र तट थे। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं यूजीसी नेट में। तो एक दो बार हम इसको पढ़ेंगे तो हमें आसानी से जो है ये बंदरगाह याद हो जाएंगे, और कहाँ पर कौन सा बंदरगाह है ये भी हमको समझ में आ जाएगा। आगे है शिल्प एवं उद्योग की बात करें तो दीर्घ निकाय में 24 प्रकार एवं महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों तथा मिलिंद 15 में 75 प्रकार के व्यवसायों की चर्चा यहाँ पर की गई है। इस समय व्यापार एवं विनिमय में मुद्राओं का प्रयोग मौर्योत्तर युग की सबसे बड़ी जो है वो देन थी। यानी कि व्यापार एवं विनिमय के लिए अब मुद्राओं का प्रयोग यानी पैसे, सिक्कों का, कॉइन्स का प्रयोग जो है ज़्यादा मात्रा में हमें दिखाई देता है। इस काल का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल के बाद कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख था, तो वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख था। भारत में सीसा ढालने की जानकारी ईसवी सन के प्रारंभ से आकर प्राप्त की। मौर्योत्तर काल में शाटक नामक वस्त्र के लिए मथुरा, ईंटे के रंगाई के लिए हौज के लिए ओरेयूर एवं अरिकामेडु, वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए मगध, मलमल के लिए बंग एवं पुड्रुक क्षेत्र तथा मसाले के लिए दक्षिण भारत जो था वो प्रसिद्ध हुआ करता था। आगे व्यापारी प्रगति के कारण शिल्पकारों ने शिल्प श्रेणियों को संगठित किया। श्रेणियों के पास अपना सैन्य बल होता था।
श्रेणियों का प्रधान प्रमुख, निगम का प्रधान श्रेणी तथा पूग का प्रधान ज्येष्ठा कहलाता था। तो यहाँ पर श्रेणियों का किस प्रकार से विभाजन है ये देखने को मिलता है। तो श्रेणियों के पास सैन्य बल होता था, यानी वो शक्तिशाली थे, उनके पास सेना थी। श्रेणी का प्रधान जो है प्रमुख होता था, निगम का प्रधान श्रेष्ठी तथा पूग का प्रधान ज्येष्ठा कहलाता था। श्रेणियाँ महाजन का भी कार्य करती थी, यानी जो पैसा वैसा है वो लेन देन किया करती थी। ब्याज की सामान्य प्रचलित दर 1/4 मासिक थी। व्यवहारिक कारवा के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता है। तो सार्थवाह किसको कहा जाता था? तो व्यापारिक कारवा के प्रधान को सार्थवाह कहा जाता था। क्रेता और विक्रेता के मध्य सौदेबाजी परितव्य कहलाती थी। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी बढ़ते हुए क्रम में इस काल के वाट हुआ करते थे। तो ये यहाँ से भी जो है क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखा गया है। प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी, तो ये एक क्रम में थे, एक मतलब विकल्प में थे और इनको एक क्रम में लगाना था। तो इस तरह से कुछ प्रश्न था जो यूजीसी नेट में पूछा गया था। तो ये इसके जो पार्ट हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखते हैं प्रस्थ, आढ़क, द्रोण और खारी, और ये सारे के सारे जो है बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर लिखे गए हैं। आगे है सिक्कों की बात करें, चूँकि इस समय जो है सिक्के काफ़ी बड़ी मात्रा में व्यापार के लिए उपयोग होते थे, लेन देन के लिए। तो सिक्कों के बारे में बात करते हैं। हिंद यवन शासकों ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यवन शासकों ने चलाए थे। उनके सिक्कों पर द्विभाषिक लेख होते थे, एक तरफ यूनानी और दूसरी एवं लिपि में, तथा दूसरी तरफ जो है प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि थी, यानी कि दो तरह की भाषा यहाँ पर लिखी होती थी हिंद यवन के सिक्कों में। उन्होंने सोने, तांबे एवं चांदी के सिक्के चलाए। सोने का सिक्का जो है वजन में 133 ग्रेन यानी 133 ग्रेन का होता था। कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे जो कि 124 ग्रेन के थे। तो सर्वप्रथम जो सिक्के चलाए थे वो हिंद यवनों ने चलाए थे, और शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो वो है कुषाणों ने चलाए थे। सातवाहनों ने शीशे के अतिरिक्त चांदी, तांबा और पोटीन आदि के सिक्के चलवाए थे। तो एग्जाम में यहाँ पर पोटीन से संबंधित प्रश्न आया हुआ है यूजीसी नेट में कि पोटीन या शीशे के सिक्के कौन से वंश ने चलाए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश ने। आगे इस काल में विभिन्न प्रकार के सिक्के जो हैं प्रचलित थे, जैसे सोने के सिक्के निष्क, दीनार, सुवर्ण और पल, ये क्या होते थे? ये सोने के होते थे। चांदी के सिक्के को शतनाम और तांबे के सिक्कों को काकड़ी तथा सोना, चांदी, तांबा, रागा, सीसा आदि सभी धातुओं से निर्मित सिक्के कर्षापण कहलाते थे। तो कर्षापण जो है वो उसमें बहुत सारी धातुएं मिश्रित होती थी, इसलिए इसको कर्षापण कहते थे। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति की। तो सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी? तो मौर्योत्तर काल में परंपरागत 4 वर्णों जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मौजूद थे, किंतु शिल्प और वाणिज्य में उन्नति का फायदा शूद्रों को मिला। इस काल में बड़ी संख्या में जनजातीय तत्वों तथा विदेशी तत्वों का आत्मसातीकरण किया गया। यूनानी, शक, पर्थियन और कुषाण सभी भारत में अपनी अपनी पहचान अंततः खो बैठे, यानी कि इनकी जो संस्कृति थी वो भारत में क्या हो गई? मिल गई, और इनका जो वास्तविक आइडेंटिटी थी वो यहाँ पर खो जाती है, वे भारतीय ही बन जाते हैं। वे भारतीय समाज में योद्धाओं के वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ग में समाविष्ट हुए। इस काल में विदेशी शासकों को मलिच्छ एवं निम्न क्षत्रिय वर्ग के रूप में मान्यता मिली।
आगे हम धार्मिक स्थिति की बात करें तो भक्ति का विकास इस काल में धर्म की प्रमुख विशेषता है। तो भक्ति का जो हमें देखने को मिलती है धर्म में, वो इसी समय देखने को मिलती है, यानी मौर्योत्तर काल के बाद हमें जो है भक्ति का विकास देखने को मिलता है। बाद में भक्ति के साथ अवतारवाद की कल्पना भी जुड़ गई एवं अवतारवाद के साथ फिर मूर्ति पूजा की संकल्पना भी जुड़ जाती है। इस काल में कई विदेशी शासक विष्णु के उपासक बन गए। आर्य देवताओं के समानांतर गैर आर्य देवता भी स्थापित हो गए, जैसे कि गणेश, कार्तिकेय, मातृ देवी, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, सर्प पूजा आदि। मोरा से प्राप्त प्रथम शताब्दी के एक लेख में संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध की पूजा का वर्णन मिलता है। तो मोरा से प्रथम शताब्दी का एक लेख मिलता है जिसमें संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध की पूजा का वर्णन मिलता है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर इस काल में बौद्ध धर्म और उसकी महायान शाखा का जो है सर्वाधिक प्रसार होता दिखाई देता है। क्योंकि हमने कनिष्क के समय में पढ़ा था कि बौद्ध संगीति हुई थी और बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान का विभाजन हो गया था। तो महायान शाखा जो है यहाँ पर सर्वाधिक प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा आरंभ हो गई तथा इसका ब्राह्मण समुदाय में भी इसका जो है प्रसार हुआ। बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति जो है वो मथुरा से मिलती है। भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। तो भारत में सबसे पहले अगर प्रतिमा या मूर्ति बनी है तो वो बौद्ध की बनी है। उसके बाद जो है सभी शिव की, विष्णु की जो मूर्ति हैं वो बहुत बाद में मिलती हैं। तो सबसे पहले जो मूर्ति बनी है वो बौद्ध की बनी है, ये हमें याद रखना है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के अनुयायियों में सर्वप्रथम बौद्ध की प्रतिमा को स्थापित करके पूजा का जो है प्रारंभ करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कला एवं संस्कृति की। तो कुषाण काल में कला के क्षेत्र में दो स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, एक तो गांधार शैली और दूसरी जो है मथुरा कला। गांधार शैली को ग्रीक बौद्ध शैली भी कहा जाता है। गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा यूनान और रोम की मिश्रित शैली में बनाई गई। मथुरा शैली मूलतः देशी कला थी जिसमें बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इस जगह की ख्याति कनिष्क की सिर विहीन खड़ी मूर्ति को लेकर है। यानी कि मथुरा से जो है कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जो कि हमने पहले देखा था, जिसमें उसका सिर नहीं था, नीचे चोगा पहना हुआ था, बड़ा कोट पहना हुआ था और बड़े बड़े बूट जो है उन्होंने पहन रखे थे। तो वो बहुत ही फेमस है। यहाँ पर यहाँ महावीर की भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं मथुरा में। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा को अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र थे, जहाँ बौद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थीं तथा इसमें प्रमुख रूप से सफ़ेद पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, सफ़ेद पत्थर का प्रयोग कर जो है बौद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई थीं। आगे देखते हैं यहाँ पर जो है गांधार कला एवं मथुरा कला में अंतर दिया गया है। तो गांधार कला गहरे नीले एवं काले पत्थर का प्रयोग हुआ है तो गांधार कला है। लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है तो वो मथुरा कला है। संरक्षक शक एवं कुषाण इसके थे गांधार के, और मथुरा के केवल कुषाण ही थे। ये यथार्थवादी हैं और ये मथुरा कला वाले आदर्शवादी हैं। गांधार कला में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां हैं, और अगर मथुरा कला की बात करें तो बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्म से संबंधित मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं जो हमें याद रखना है कि गांधार कला और मथुरा कला में कौन कौन से अंतर हैं। आगे है सांची के महास्तूप का निर्माण मौर्य काल में हुआ था।
शुंग काल में इसे पाषाण पट्टिकाओं से जोड़ा गया था, यानी कि जो स्तूप है उसको इसकी चारों तरफ जो है पाषाण पट्टिकाओं से जोड़ा गया था, तथा वेदिका पर भी पत्थर की ही बनाई गई थी, जिससे उसका आकार पहले से दुगना हो गया था। सातवाहन काल में वेदिका के चारों दिशाओं में 4 तोरण लगा दिए गए थे। आगे इस काल में विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण एवं संपोषण किया। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी तथा सौंदर्यनंद नामक काव्य भी लिखा। तो बुद्ध अश्वघोष के दो ग्रंथ हैं, एक तो बुद्ध चरित्र और सौंदर्यनंद नामक काव्य है। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनेक अवदानों की रचना हुई। धार्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वात्स्यायन का काम्य सूत्र है। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल और ज्योतिष शास्त्र के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी चिंताओं से प्रभावित हुआ। चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं रसायन शास्त्र का विशेष जो है चरक एवं सुश्रुत ने किया था। विवेचन जो है चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र का विवेचन जो है चरक एवं सुश्रुत ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।